पश्चात है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.6.1। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको सिद्ध करना है, कि जो दो वृत्तों के समीकरण दिए गए हैं वो कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वृत्त सर्किल है। कहने मतलब वो कैसे वृत्त है, लंबवत वृत्त है या फिर लंबकोणीय वृत्त है। ठीक है, तो देखिए आपका एग्जांपल नंबर 1.6.1 देखिए, सिद्ध कीजिए कि मॉड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर अचर तथा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर अचर दो लंबकोणीय वृत्त है। ठीक भाई, दो लंबकोणीय वृत्त है, दो लंबकोणीय वृत्त है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये आपको दो सर्किल के इक्वेशन दिए गए हैं, एक तो है आपका मोड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर कांस्टेंट, और एक है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि दोनों के दोनों जो सर्किल हैं वो दोनों के दोनों सर्किल कैसे हैं, वो दोनों के दोनों सर्किल आपके ऑर्थोगोनल सर्किल है। ठीक है भाई, दोनों सर्किल कैसे हैं, ऑर्थोगोनल सर्किल है। ठीक है, तो देखिए ऑर्थोगोनल सर्किल होते क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले देखो भाई, आपने दो वृत्त बनाए, एक तो वृत्त ले लिया आपने ये वाला, ठीक है, एक वृत्त आपने ये ले लिया, ठीक है, और एक वृत्त आपने ये ले लिया। ठीक है, ये तो वृत्त हो गया आपका C1 और ये वृत्त हो गया आपका C2। ठीक भाई, आपने दो सर्किल लिए, एक तो लिया आपने C1 और एक लिया आपने C2, जहां पे सर्किल C1 का सेंटर ये रहा और सर्किल C2 का सेंटर ये रहा। इसके सेंटर को आपने मान लिया O1 और इसके सेंटर को आपने मान लिया O2। ठीक भाई, इसके सेंटर को तो आपने O1 मान लिया और इसके सेंटर को आपने मान लिया O2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसका सेंटर आपने O1 माना है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी होंगे। आपने जो सर्किल माना है, इस सर्किल का सेंटर अगर आपने O1 लिया है तो इस बिंदु O1 के भी तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, तो आपने मान लिया कि O1 की कोऑर्डिनेट क्या है, -G1, -F1, और इस सर्किल के कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिए, -G2, -F2। ठीक भाई, ये आपने सर्किल के कोऑर्डिनेट मान लिए या सेंटर के निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सर्किल हैं, इन दोनों सर्किल, ये दोनों के दोनों सर्किल है, ऑर्थोगोनल सर्किल कब कहलाता है, दोनों के दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल सर्किल कब कहलाते हैं वो देखिए। आपने देखते हैं कि ये दोनों के दोनों जो सर्किल हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक तो इस पॉइंट पे और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक इस पॉइंट पे। कहने का मतलब ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब इस पॉइंट पे अगर आप इस वृत्त के लिए स्पर्शरेखा खींचते हो, इस पॉइंट पे अगर आप इस वृत्त के लिए टेंजेंट खींचते हो और इस पॉइंट पे इस वृत्त के लिए अगर आप टेंजेंट खींचते हो, अगर दोनों टेंजेंट के मिड में, कहने का मतलब है इस पॉइंट के लिए आपको क्या करनी है, दोनों सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अगर टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हो और उन टेंजेंट्स के मिड में एंगल अगर आपका π/2 का है, कहने का मतलब है इनके मिड में एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों सर्किल क्या कहलाते हैं, दोनों के दोनों सर्किल कहलाते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक भाई, दोनों के दोनों सर्किल क्या कहलाते हैं, दोनों के दोनों सर्किल कहलाते हैं ऑर्थोगोनल सर्किल। ठीक भाई, अगर इनके मिड के, अगर इनके टेंजेंट के मध्य आप इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे अगर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो और इन पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करने के पश्चात उनके मिड के अंदर अगर एंगल 90 डिग्री का है तो आप क्या कह सकते हो, दोनों के दोनों सर्किल कहते हैं ऑर्थोगोनल सर्किल। ठीक है भाई, तो देखिए इस सर्किल का आपने तो सेंटर मान लिया -G1 है और -F1, और इसका सेंटर मान लिया आपने -G2, -F2, और इस सर्किल की आपने रेडियस क्या मान ली, इसकी रेडियस मान लिया आपने R1 और इसकी रेडियस मान लिया आपने R2। ठीक है, तो दोनों के दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल कब कहलाते हैं, दोनों के दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है 2G1 G2 + 2F1 F2 बराबर C1 - C2। ठीक भाई, 2G1 G2 + 2F1 F2 बराबर C1 - C2। ठीक है, जहाँ पे देखो इस सर्किल के लिए जब आप इक्वेशन लिखते हो जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x² + y² + 2G1x + 2F1x + C1 बराबर 0। ठीक है, और जो सर्किल C2 है उस C2 के जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² + 2G2x + 2F
F2 एक्चुअली फिर 2 F2 y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो जब आप ये जो कंडीशन कहाँ से है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है यहाँ से, तो भाई क्या यहाँ से, और इस कंडीशन के अंदर ये जो कांस्टेंट है C1 और C2, ये कांस्टेंट C1 और C2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इस इक्वेशन के। कहने का मतलब है आप इन सर्किल के अगर आपको सेंटर दे गए हैं तो इन सर्किल के सेंटर और रेडियस अगर आपको दी गई है तो आप उनकी सहायता से क्या फाइंड आउट कीजिए, उनकी सहायता से इन सर्किल का व्यापक समीकरण फाइंड आउट कीजिए। व्यापक समीकरण फाइंड आउट करने के पश्चात यहाँ से C1 की वैल्यू लीजिए, C2 की वैल्यू लीजिए, G1 की वैल्यू, G2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू लीजिए और उनको इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो जो कंडीशन, अगर ये कंडीशन बराबर आती है तो आप कह सकते हैं दोनों सर्किल कैसे हैं, ऑर्थोगोनल सर्किल है। ठीक भाई, तो ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन हो गई कि दो सर्किल कब ऑर्थोगोनल होते हैं, कि जब 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 बराबर C1 माइनस C2। ठीक है भाई, जहाँ पे माइनस C1 माइनस F1 तो क्या है, तो जो पहला सर्किल है उसका सेंटर है, उसका कोऑर्डिनेट है, और माइनस C2 और माइनस F2 क्या है, सेकंड सर्किल का सेंटर कोऑर्डिनेट है। और R1 R2 क्या है, R1 और R2 इन सर्किल के क्या है, इन सर्किल की रेडियस है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ, ठीक है, देखिए दिया गया है, दिया गया है मॉड z माइनस 1 अपॉन मॉड z प्लस 1 बराबर अचर, जिसको आपने मान लिया लैम्डा। ठीक है, या फिर आप मान लो k, तथा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर अचर, जिसको आपने मान लिया न्यू। ठीक भाई, जिसको आपने मान लिया न्यू, और इसको आप मान लीजिए लैम्डा। वृत्त के समीकरण, ठीक भाई, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों वृत्त के समीकरण है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों वृत्त के समीकरण है। ठीक है, तो देखिए दोनों के दोनों वृत्त के समीकरण है, तो आपको वृत्त के समीकरण से आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इनका कौन सा फॉर्म, आपको इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से, सर्किल की इक्वेशन की सहायता से आपको फाइंड आउट करना है इनका जनरल फॉर्म। ठीक भाई, इनका जनरल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों के दोनों वृत्त के समीकरण है, तब हमें सिद्ध करना है कि दोनों वृत्त लंबकोणीय वृत्त है। ठीक भाई, दोनों वृत्त लंबकोणीय वृत्त है। ठीक भाई, दोनों वृत्त कैसे हैं, लंबकोणीय वृत्त है। ठीक है, देखिए माना मॉड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर अचर बराबर लैम्डा। ठीक भाई, आपने मान लिया माना मॉड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर अचर, इसको आपने क्या मान लिया लैम्डा। इसको आप अचर ही मान लीजिए कि अभी तो फिलहाल तो आपको क्या देगा, आपको अचर देगा। ठीक भाई, तो आपने मान लिया कि माना मॉड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर अचर। ठीक है, जिसको आपने मान लिया लैम्डा। आप देखिए दोनों पक्षों का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा मॉड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। ठीक भाई, आपने मान लिया मॉड z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसको तो आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इससे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मॉड z माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए z की वैल्यू आप रिप्लेस कीजिए x प्लस वाई, तो देखो पुट z बराबर x प्लस आयोटा वाई। ठीक भाई, पुट z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो देखिए क्या वैल्यू होगी इसकी, ये हो जाएगी मॉड x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा मॉड x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं आप इस प्रकार से कि ये तो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के साथ लिखो कैसे, x माइनस 1, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मॉड x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर बटा
उसको भी इस प्रकार लिख दो, मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, आप जब इसका मॉडल्स फाइंड आउट करो तो इसको आगे स्क्वायर कर दो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा इसकी वैल्यू होगी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से आप इस जो टर्म है इस टर्म को आप क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए लैम्बडा स्क्वायर से। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या, यहाँ पे इक्वेशन आ चुकी है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसको किससे फॉर्मूले से ओपन करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस वही बी, जबकि उसको ओपन करेंगे हम इस वाले को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो कि क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वही बी। तो ओपन कीजिए, क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर लैम्बडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक भाई, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे आप देखते हो कि उधर तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है लैम्बडा स्क्वायर, जबकि इधर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक साथ लिखिए, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को एक साथ लिखिए, 2x के कोएफिशिएंट को एक साथ लिखिए, कांस्टेंट को एक साथ लिखिए। तो देखो क्या आता है, आपके पास आता है एक्स स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जब जनरल फॉर्म फाइंड आउट करना है आपको सर्किल की, तो आपको क्या करना है, क्या होगा, स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना होगा। देखो यहाँ पे देखते हैं इनका कोएफिशिएंट कितना है, लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन, आप क्या कीजिए पूरी इक्वेशन में लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन का भाग लीजिए। देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बराबर 0। ठीक है भाई, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो माना आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन बराबर न्यू। ठीक है, और ये न्यू क्या है, ये न्यू अचर है। ठीक है, अब देखो आर्गुमेंट होता क्या है, आर्गुमेंट आपको होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपने z बराबर साइड वाई, तो उसका आर्गुमेंट क्या था, उसका आर्गुमेंट होता है आपका क्या, उसका आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y अपॉन x। कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बटा रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो देखो को कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z प्लस वन दिया है। ठीक है, तो इसको किस फॉर्मूले से ओपन करेंगे, इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे हम आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन अपॉन z2 फॉर्मूले से। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक भाई, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, फिर उसके पश्चात अब ये आर्गुमेंट है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, z की वैल्यू रिप्लेस करो, देखो क्या हो जाएगा, पुट z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z की वैल्यू रिप्लेस करो x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस वन बराबर न्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रियल पार्ट को अलग कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए, देखो क्या आता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों जो भी टर्म्स हैं उनसे अलग कीजिए, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर्गुमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस आयोटा वाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस वन प्लस आयोटा वाई बराबर न्यू। ठीक है, आपको पता है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे इसका आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो देखिए क्या आता है,
वो आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ फिर tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x प्लस 1 बराबर न्यू। ठीक है, अब देखो ये तो हमने इसका आर्गुमेंट लिखते हैं, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 और जबकि इसका होगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1 है, तो इसको किससे ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको ओपन करो, उससे तो फॉर्मूला लगाओ, तो उसके द्वारा क्या फाइनल मिलेगा आपको, आपको मिलेगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर न्यू। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं आप इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 और इसका एलसीएम क्या है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा tan इनवर्स y इंटू x प्लस 1 माइनस y इंटू x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर बराबर न्यू। दोनों पक्षों में क्या लीजिए आप, दोनों पक्षों का tan लीजिए, तो tan लेने पे देखो ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और उधर न्यू किस में चेंज होगा, tan न्यू में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा yx प्लस y माइनस yx प्लस y बटा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y स्क्वायर बराबर tan न्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से yx से yx कैंसिल हो गया, y और y कितने हो गए टोटल, टोटल हो गया 2y, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan न्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए अब उसके पश्चात क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आता है, ये आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2y कॉट न्यू। ठीक है, ये क्या रहा है 2y कॉट न्यू आ रहा है। और अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट न्यू माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan न्यू माइनस 1 बराबर 0। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 मैंने आपको बताई थी, इक्वेशन नंबर 2 वो थी। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 और 4 से आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 व 4 से, इक्वेशन 2 या 4 से जब आप देखते हो तो वहां से क्या क्या वैल्यू आ रही है, वहां से g1 की वैल्यू तो आ रही है इक्वेशन 2 या 4 से, g1 की वैल्यू तो कितनी आ रही है, वो आ रहा था आपके पास क्या g1 की वैल्यू थी आपकी g1 की वैल्यू थी आपकी k स्क्वायर प्लस 1 सॉरी k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, g2 की वैल्यू क्या थी, इस इक्वेशन में g2 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0। इसी प्रकार इस इक्वेशन उस इक्वेशन के अंदर f1 की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 2 में 0 और यहाँ पे f2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर f2 की वैल्यू है माइनस का tan न्यू। ठीक है, और c1 की वैल्यू क्या है, इधर c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, तो आप देखो कि क्या आपको क्या लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो व्रत लंबकोणीय व्रत कहलाते हैं, कोई भी दो व्रत लंबकोणीय व्रत कहलाते हैं यदि 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 किसके बराबर हो, c1 माइनस c2 बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करके देखो क्या बराबर आ जाएगा 2
G1 की वैल्यू क्या है? G1 की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। G2 की वैल्यू 0 है, फिर प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू 0, F2 की वैल्यू क्या है? माइनस का कोट न्यू। F2 की वैल्यू क्या है? F2 की वैल्यू है माइनस का कोट न्यू, ठीक है। क्या है इसकी वैल्यू? माइनस का कोट न्यू। और C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू है 1 और C2 की वैल्यू क्या है? C2 की वैल्यू है ये भी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? ये कंप्लीटली आ रहा है 0 बराबर 0। मतलब आप क्या कह सकते हो? अतः दोनों वृत्त कैसे हैं? अतः दोनों वृत्त लंबकोणीय वृत्त हैं, ठीक भाई। दोनों वृत्त कैसे हैं? लंबकोणीय वृत्त हैं। ध्यान रखना, वो जो कंडीशन थी उस कंडीशन में गलत लिखा था। दोनों जो वृत्त हैं लंबकोणीय कब कहलाते हैं? जब 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर क्या हो? C1 प्लस C2 बराबर। अगर ये कंडीशन का पालन करे तो आप क्या कह सकते हो? दोनों वृत्त कैसे लंबकोणीय वृत्त हैं। तो आज